Welcome back to another video. In this video I am going to talk about geography optional, and from wherever we left in my first part, this is the second part of that video. So without wasting any time, let's start. So as you can see, the first topic in this video will be how we can improve our marks in geography optional. So here you can see that I have given a list of around 6 points which are the factors or determinants to ensure good marks in optionals or in any paper of mains. So first you can see and that there is a disclaimer from my side. This list is not exhaustive. You can add as many points as you want, but these are some quality and specific points which are required to score good marks in geography optional. So the first point, if I come to the first point, it is choosing the right question. So I cannot emphasis more on this point because मैंने भी जब पेपर दिया है, so I have scored 260 and 259 मार्क्स. मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें जानते हुए भी मेरे इतने नंबर कम आ रहे हैं, या इतने कम तो नहीं, मतलब अराउंड एवरेज मार्क्स आ रहे हैं. वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट इनफ इन चूजिंग माई क्वेश्चंस. बिकॉज as you know, for those who don't know, let me give you a quick reminder that जो अपना ऑप्शनल का पेपर होता है, उसका जो पैटर्न होता है उसमें हमारे को 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी. पहले सेक्शन में का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो और इसका जो 5th क्वेश्चन होता है डेट इज़ मैंडेटरी, तो वो तो हमें करना ही होता है. एंड डेट कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 10 मार्कर्स, और उसके 5 क्वेश्चन होते हैं. और सेम यहाँ होता है कि 10 मार्कर्स होते हैं और 5 क्वेश्चंस होते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू चूज़ 3 क्वेश्चंस. जो 3 क्वेश्चंस है उसमें हमारी चॉइस होती है, जो हमें इसमें इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस होते हैं और इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस. तो इन टोटल हमें 6 क्वेश्चंस में से जो हमारे 3 क्वेश्चंस को चूज़ करना पड़ता है, चूजिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. तो एक क्वेश्चन हम ए सेक्शन से करते हैं, एक क्वेश्चन हम बी सेक्शन से करते हैं, एंड जो एक क्वेश्चन बच जाता है डेट इज़ टू आवर डिस्क्रिप्शन. वी कैन अटेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन ए एंड वी कैन ऑल्सो अटेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन बी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पेपर 1 ऑफ ज्योग्राफी, so in that paper the section A is related to physical geography. So all the questions are from physical geography syllabus, and section B is from human geography, so all the questions are from human geography. So this is the basic characteristic of paper 1. And for paper 2 it is not such a watertight separation of section 1 and section 2, section A and section B. So पैटर्न वहाँ पे भी वही सेम ही है कि पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन दैट इज़ मैंडेटरी, और बाकी हमें दोनों सेक्शन से क्वेश्चंस को चूज़ करना पड़ता है, और एक सेक्शन से एक क्वेश्चन तो हमें करना ही होता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम अपने पॉइंट के ऊपर वापस आएँ कि हम सही क्वेश्चन को चूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अब सही क्वेश्चन कौन सा होता है ये समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर किया है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, सो यू विल बी अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए ओनली. तो आफ्टर सेइंग दैट स्कोरिंग, आई हैव रिटन यहाँ पे दैट वी हैव टू चूज़ अ राइट क्वेश्चन, दैट इज़ स्कोरिंग. अब ये भी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि स्कोरिंग क्या होता है. तो मैं इसका एग्जांपल आपको ऐसे दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको एग्जांपल इसको अपने सेकंड पॉइंट के बाद देता हूँ. सेकंड पॉइंट इज़ अटेम्प्टिंग 20 मार्कर्स क्वेश्चन वेरी वेल. आई मीन, एंड आई मीन इट इन एवरी एस्पेक्ट, वेरी वेल. यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन टोटलिटी as comprehensive as possible, because this question will give you edge over others. क्यों ऐसा होगा मैं बताता हूँ आपको. जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं ऑप्शन जो जिनमें से हमें चूज़ करना होता है, उनका जो डिवीज़न होता है मार्क्स का, वो इस तरीके से होता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेक्शन ए से, तो इट विल बी हैविंग 3 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन 20 मार्कर होगा, बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्कर्स होंगे. तो अगर आपका ये क्वेश्चन
अच्छे से होता है, तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस क्वेश्चन को आपको रफली आपको 15 से 16 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को इन एक्चुअल एग्जाम टू राइट दिस क्वेश्चन, एंड यू विल बी गेटिंग 4 पेजेस front and back, 4 pages A4 size paper. So sorry for that. Keeping that in mind, if you score good marks, if you attempt this question very well, so इससे क्या होगा कि आपको you will be getting more than average marks in this question. So if the average is 10, you will be getting 12. If the average is 12, you will be getting 14. And अगर आपने बहुत अच्छा भी लिखा है, you will be getting 15 or 16 marks इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आप देख रहे हैं कि इससे आपके मार्क्स में एक सडन जंप आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे तरीके से. एंड वाई आई एम सेइंग कि स्कोरिंग होना चाहिए वो क्वेश्चन जो आप चूज़ कर रहे हैं, वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि इन 2020 अटैम्प्ट जो सेक्शन हमारा बी सेक्शन था, बी सेक्शन में मैंने क्या किया कि आई चोज़ अ क्वेश्चन जिसमें जो 20 मार्कर था डेट वाज रिलेटेड टू माल्थुजियन एंड नियो माल्थुजियन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था वो, बिकॉज वो मुझे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता था. तो पर जो बाकी क्वेश्चन थे उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमारे पेपर का, डेट वाज उसमें जो 20 मार्कर था डेट वाज रिलेटेड टू कि वाई इट वाज रिलेटेड टू हर्टलैंड थ्योरी आई थिंक एंड पिवोटल एरिया वाला, कि वाई मैकेंडर ने वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो अपना पिवोट एरिया है उसका जो मैप था, मतलब बेसिकली उन्होंने जो हर्टलैंड का मैप था ही चेंज दैट थोड़ा बहुत. तो वो जो चेंजेस किए थे, सिंपल क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, व्हाट वर दोज चेंजेस एंड व्हाई डिड ही चेंज दोज मैप्स और दोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ पिवोट एरिया. सो अगर मैं ये देखूँ कि माल्थस और नियो माल्थस का अगर मैं कॉन्सेप्चुअली देखूं तो माल्थस की जो और न्यू माल्थस में बेसिक डिफरेंस यही है कि माल्थस और न्यू माल्थस, जो न्यू माल्थस हैं दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ माल्थस बट विद सर्टेन अमेंडमेंट्स. उन्होंने उसका होलसेल रिजेक्शन नहीं किया कि माल्थस पूरी तरीके से गलत था जैसे कि मार्क्सिस्ट ने किया या और किसी इकोनॉमिस्ट थ्योरी ने किया. पर तो उसमें मेरे पास 20 मार्क में लिखने के लिए चीज़ें कम थी. ऑन द अदर हैंड जो ये क्वेश्चन था हर्टलैंड वाला, इसमें मेरे पास लिखने के लिए कंटेंट भी खूब था और क्या कहते हैं, इसमें हमारे 2 मैप भी बन सकते थे और इट वाज रिलेटिवली इजी. जो टैग लाइन थी जो क्वेश्चन टैग था डेट वाज ऑल्सो वेरी सिंपल. तो उसको देखते हुए आई कुड हैव अटेम्प्टेड. अब दिक्कत ये हुई कि इसके बाद जो मैंने 20 वाला करा, क्योंकि मुझे लगा इसमें वो थोड़ा सा डर था कि इसमें शायद मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाऊँगा, बट चीज़ ये भी थी कि इसके बाद के जो 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे वो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, मतलब आई हैव वेरी गुड कमांड ओवर 2 सब्जेक्ट, तो मैं उनको अच्छे से लिख सकता था. प्रॉब्लम ये हुई कि इधर मुझे एक 15 वाला नहीं आता था और एक 15 वाले में थोड़ा वो चैलेंजिंग था लिखना. तो हुआ क्या कि सिर्फ एक 20 मार्कर के चक्कर में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे 15 मार्कर के अच्छे से नहीं आते थे. तो इन टोटल क्या हुआ, इसमें मुझे जो भी मार्क्स मिले आई कैन गारंटी इट, अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो मेरे को शायद 5 या 6 मार्क्स ज़्यादा मिलते. तो from this example I want to tell you कि why choosing the right question is very important to score good marks in the paper. और 20 मार्कर्स का मैंने आपको बताया कि उसको अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि आपको इन टोटल ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. अगर आप उसमें अगर अपनी टाइम की जो आपकी टाइम लिमिट है उसको भी अगर आप ब्रीच कर देते हैं तो यू विल बी रिवॉर्डेड विद मोर मार्क्स. थर्ड थिंग इज़ इंटरलिंकिंग पेपर 1 एंड पेपर 2. बहुत आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा, बट बिलीव मी ये बहुत देखा जाए तो ये बहुत सिंपल भी है, बट देखा जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है. डिफ़िकल्ट इसलिए कि सी नो वन कैन टीच यू दिस थिंग. ठीक है, इफ़ कोई टीचर ने कोई मेंटर ने आपको एक ऐसा कोई लिंक करके दिखा दिया और आप उसको फॉलो करते हो, तो वो तो एक टीचर है ना, वो ऐसा 100 लोगों को बताता है, फिर 100 लोग जानेंगे तो फिर वो चीज़ एक कॉमन हो जाती है. फिर उसमें वही वाली बात, अगर इफ़ यू हैव सीन माई फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो मैंने उसमें क्रिएटिविटी की बात करी थी, तो वो क्रिएटिविटी यहाँ पे आती है. तो क्रिएटिविटी जब ही अगर आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होगी तो आप अच्छे से लिंक बनाएंगे. कहने का मतलब मेरा ये है, ऑल आई वांट टू से इज दिस इंटरलिंकिंग हैज़ टू बी क्रिएटेड बाय यू. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज related to something which I will be discussing in the later part of the video, which is brainstorming.
सो जब आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, यू सेट विद अ क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम एनी पेपर 1 और पेपर 2 अकॉर्डिंग टू यू। सो उसमें आपको बैठ के आंसर सोचना तो है ही, पर आपको ये भी सोचना है कि अगर ये पेपर 2 का क्वेश्चन है तो क्या मैं ऐसे किसी थ्योरी से लिंक कर सकता हूँ फ्रॉम पेपर 1, और आपको उस चीज़ का वहीं के वहीं एक मेक अ नोट ऑफ इट, मेक अ जिस्ट ऑफ ऑल दीज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो उससे आपको क्या होगा ना, एक आपको आपकी खुद की इंटरलिंकिंग होगी, आप अपने तरफ से इंटरलिंकिंग बना रहे हो, आप यू आर पुटिंग योर ओन क्रिएटिविटी इन क्वेश्चंस। ज़रूरी नहीं है वही क्वेश्चन रिपीट हो, बट बिलीव मी दोज इंटरलिंक दैट यू विल मेक ड्यूरिंग दोज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, they will go very they will become very handy when you will be attempting answer writing. So moving forward, fourth point is use of maps, diagrams and current affairs for examples and case studies. ये भी बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये बताना कि ऐसा कोई वो होगा पर्सन जो नहीं जानता होगा, जो एस्पिरेंट जो इम्पोर्टेंस नहीं जानता होगा मैप्स और डायग्राम्स की। सो इसके बारे में ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, बस थोड़ा बात ये है कि हम यहाँ थोड़ा सा हम एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट हम थोड़ा यहाँ पे लैक कर जाते हैं। वो लैक ये करते हैं कि हम करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं फॉर GS पेपर्स, इवन फॉर प्रीलिम्स वी comprehensively cover our current affairs from PT 365 और विजन और इनसाइट और एनी मैगजीन। बट हम क्या नहीं करते हैं वो ये कि जब हम एग्जाम्पल्स और केस स्टडी कलेक्ट नहीं करते डेट आर स्पेसिफिकली लिंक्ड टू आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो ये हमें करना हम बहुत भूल जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे क्वेश्चंस ऐसे एग्जांपल्स को, ऐसे केस स्टडीज़ को, ऐसे डाटा को हम इकट्ठा करें जो कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन आवर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी जोशीमठ में जो लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, सो इट इज़ अ प्रोबेबल क्वेश्चन, ये आए चाहे नहीं आए बट इट इज़ अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। और इस एग्जांपल को हम जोशीमठ में जो हो रहा है, या इट इज़ रिलेटेड टू तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। दीज 2 एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू करंट अफेयर। तो जब आप इन चीज़ों को मेंशन करते हो अपने आंसर में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो एग्जामिनर होता है वो करंट चीज़ों को जब वो देखता है उसमें अपने सामने आंसर स्क्रिप्ट्स में, तो उसको लगता है कि यार इसने करंट को पढ़ा है और बेटर लिंकेजेस है। सो ये भी लिंकेजेस से ही रिलेटेड ही है पॉइंट, तो ये चीज़ हमें करना है, ये हम भूलें नहीं कि हम इसे इग्नोर ना करें। 5th पॉइंट है क्वालिटी एंड स्पेसिफिक कंटेंट। इसके बारे में मैं आपको आगे थोड़ा एलाबोरेट करूँगा, अभी के लिए इसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ। और लास्ट जो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल एग्जाम में क्या चीज़ अवॉइड करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें पैनिक जो है वो बहुत अवॉइड करना है। पैनिक अगर हम करेंगे ना एग्ज़ाम में तो बहुत दिक्कत आने वाली है हमको, क्योंकि होता क्या है, वही अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। 2020 में मेरे को थोड़ा पेपर 1 में पैनिक हुआ। तो पेपर 1 में पैनिक होने की वजह से क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आया था दैट वाज अबाउट करंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड उनके बारे में था, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न यूरोप, क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। सो मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गया कि इस क्वेश्चन में मैंने ये पढ़ते हुए भी जस्ट मतलब मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चला, मैंने सिर्फ अटलांटिक ओशियन पढ़ा। सो एंड व्हाट आई डिड कि मैंने नॉर्थ अटलांटिक नहीं पढ़ा। तो जब मैंने आंसर लिखना शुरू किया, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैंने एक डायग्राम बनाया, एंड द डायग्राम दैट आई मेड वाज फॉर द होल अटलांटिक ओशियन। सो यू नो दैट जब हम बनाते हैं अपना, तो मैंने पूरा का पूरा जो है आपको अटलांटिक का जो यहाँ से बना के पूरा यहाँ से ये पूरा बना दिया, और उसने मेरा पूरा मतलब पहला पेज पूरा कवर कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि यार इसमें तो खाली इस एरिया के बारे में पूछा था, तो मुझे खाली सिर्फ इसी एरिया के बारे में बनाना था, तो ज़्यादा बना दिया मैंने। टाइम भी ख़राब हुआ, पेज भी ख़राब हुआ, पैनिक हुआ आगे के क्वेश्चन के लिए। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए हमें पैनिक अवॉइड करना है। पेपर कंप्लीट करना इज़ अ मस्ट। जितना अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ेंगे अनटिल अनलेस आपके पास बहुत अच्छा क्वालिटी है और आप एक 20 मार्कर या 15 मार्कर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जब तक आप क्वेश्चन को ना छोड़ें, अगर मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ना छोड़ें। एंड थर्ड थिंग इज़ इनएडिक्वेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये भी बहुत बड़ा कारण है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ग्लूकोज से। जब आपकी बॉडी वीक होती है तो आपको ग्लूकोज आप ग्लूकोज लेते हो,
ठीक है। तो आप ग्लूकोज लेते हो तो वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम, आपके पास आपकी बॉडी में उसकी कमी है तो वो आप उसको ले रहे हो, पर अगर आप उसको ज़्यादा भी लेने लगोगे ग्लूकोज को तो आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो आंसर राइटिंग पहली बात तो इनएडिक्वेट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात, आंसर राइटिंग कभी भी, जो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, डेट शुड नॉट बी माइंडलेस। माइंडलेस नहीं होनी चाहिए। यू शुड एग्जैक्टली नो व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस आंसर राइटिंग। और ये नहीं कि आप बैठे और आपने 1 घंटे 10 आंसर लिख दिए, या फिर आप रोज़ 7 आंसर, 10 आंसर, 15 आंसर लिख रहे हो, या हर हफ्ते के एंड में आप एक फुल लेंथ पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। ये सब करने से क्या होगा ना, आपको लगेगा कि आप आंसर राइटिंग तो कर रहे हो, पर बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बाद में आंसर को दोबारा से रिविजिट करके ये देखो कि आपने गलतियाँ कहाँ करी। तो आपको ना उन चीज़ों को, आपकी जो लर्निंग आउटकम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग से। तो आंसर राइटिंग में बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि हमें कहा जाता है आंसर के कि द मोर इज़ लेस। बट मैं ये बोलूँगा कि अच्छी बात है आप ज़्यादा करो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। माइंडलेस कोई चीज़ को करना वो फिर आपका ना एफर्ट डुप्लीकेशन हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम जो है उसका ट्रेड ऑफ है। अगर आप ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ज्योग्राफी की, तो वो आपका दूसरे जीएस में, मतलब एक बैलेंस बना के चलने के लिए ज़रूरी होता है। तो इनएडिक्वेट भी ना हो, पर ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, गुड मार्क्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऐसा हम क्या करें जिससे कि जो हम क्या ऐसे मॉनिटरेबल मेजर्स लें जिससे कि ये इंश्योर हो कि हमारे मार्क्स इन रियलिटी बढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं किसी और चीज़ से ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, यू हैव टू मेमोराइज योर सिलेबस। बिकॉज सी, ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 पेपर हैं, दोनों पेपरों में मेजरली 10-10 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक्स मेजर में हैं। और अगर हम माइक्रो टॉपिक्स की बात करें तो इट इज़ मोर देन 200। आप अपना हिसाब निकाल सकते हैं, बट इट इज़ मोर देन 200। तो अगर आपको वो एक एक पॉइंट मेमोराइज्ड है, अगर आप एक एक पॉइंट को अगर पिन पॉइंटली ये कर सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पेपर जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है उसमें कितने टॉपिक हैं, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि उसमें 10 टॉपिक हैं। लाइनिंग उनका जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू शुड नो कि वो 10 टॉपिक बाय हार्ट वो हैं क्या, कि उनकी लिस्ट क्या है। पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, तीसरे पे क्या है, कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजी कब आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको अलग अलग पता होगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपको दोनों चीज़ में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप कुछ भी करो मत करो, अपना सिलेबस पहले मेमोराइज करो। आप सिलेबस अगर आपको याद होगा, आप नहीं मानोगे, आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है उससे, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिला कि आपके पास वो है। तो उसको बाय हार्ट करना है, कीप रिवाइजिंग इट। ये मत सोचना कि आप एक बार कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। मैं कितनी बार करता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ, तो कोई बात नहीं है। पर आप जितनी बार रिवाइज करोगे, एम हमारा ये है कि उसको बाय हार्ट कर लेना है। सेकेंड इज़ स्ट्रक ऑफ कंप्लीटेड पोर्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं पूरे सिलेबस को याद करके, उस पूरे सिलेबस को कहीं भी लिख के अपने सामने, या तो कहीं उसको पेस्ट कर लें वॉल पे, या किसी कॉपी में आप उनको एक मतलब 2-3 पन्नों पे लिख लें। और जैसे जैसे यू आर रीडिंग द टॉपिक्स और यू आर डन विद मेकिंग योर नोट्स, वो जैसे जैसे आप करते जा रहे हो, स्ट्रक ऑफ द कंप्लीटेड पोर्शन ऐसे काट दो उनको। इससे आपको ये पता चलेगा ना कि आपको इतना पोर्शन हो गया है। आपको हमेशा एक क्लैरिटी रही, जब आप रिवीजन करने बैठोगे आपको एक क्लैरिटी होगी कि मैंने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से, या फिर मैंने पर्सपेक्टिव में से, मैंने इतने टॉपिक हैं, 7 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं, इसमें से मैंने ये तो कर ही लिया है। मैंने सेक्युलराइजेशन का टॉपिक खत्म कर लिया, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का टॉपिक खत्म कर लिया, मैंने एरियल डिफरेंशिएशन खत्म कर लिया, मैंने ड्यूलिज्म और डाइकोटमी खत्म कर लिया। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी, इसका फ़ायदा ये भी मिलता है कि आप छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो उस फर्स्ट टॉपिक में 10 या 11 टॉपिक हैं टोटल माइक्रो टॉपिक। तो उसमें नीचे के जो अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो उसमें वेजिटेशन ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये स्टैंड अलोन टॉपिक हैं। अगर आप इन्हें करके इनको काट देते हो और आपके उसमें ये दिख रहा है कि ये कट गए, तो आपको पता है कि ये आपने कर रखा है, तो इससे आपको एक क्लियर एक आइडिया मिल जाता है। थर्ड इज मेक स्पेसिफिक मैप शीट्स एंड डाटा शीट्स जियो स्पेसिफिक, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट है। इससे हमारा क्वालिटी कंटेंट आएगा।
आपको स्पेसिफिकली बताना है। और ये आपको कैसे बताना है, ये आपको दो तरीके से बनाना है। एक आपका PYQ बेस पे और एक आपका सिलेबस के बेस पे। जो भी आपका सिलेबस है उसको रख के सामने अगर आपको याद है, तो जैसे मैंने बोला आपको कि वेजिटेशन का अगर आपका टॉपिक है तो वेजिटेशन पे जितने भी मैप्स बन सकते हैं, आप जो भी बुक्स हैं आपको मैंने बताया कि आप खुल्लर को रेफ़र करते हैं, और आपको खुल्लर में एक बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही एक टिपिकल सा डायग्राम मिलेगा। तो आपको उस डायग्राम को छोड़ देना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से डायग्राम बनाना है। तो ये थोड़ा एक रफ मैप बनाया मैंने इंडिया का, तो उसमें आपको मिलेगा छोटा 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 सब चीज़, उसमें सारे जो वेजिटेशन है सारा बता रखा है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको आप ना जाके रेप्लिकेट नहीं कर सकते एक्चुअल पेपर में। तो आपको इसको ब्रेक करके इजी पार्ट्स में आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा। एंड यही एक्सरसाइज जो हम नहीं करते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, तो ये हमें करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस के हिसाब से। फिर आता है PYQ हिसाब से। PYQ अगर आप देख रहे हैं, PYQ की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें कौन से मैप्स बन सकते हैं या उनमें कौन सा डाटा लिखा जा सकता है, उनकी भी आपको एक अलग से शीट बनानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैं आपको अगर इसमें दिखा पाऊँ, तो जैसे कि इस तरीके से कुछ ये है मेरे पास मेरी, तो ये है, तो इसमें जैसे अपने डायग्राम बना रखे हैं मैंने। तो ये मेरी प्रैक्टिस के लिए है, ये मेरी फाइनल नहीं है। फाइनल में अपने एक्चुअल कॉपी में बनाता हूँ, बट दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। सो यू कैन सी कि इस तरीके से, या फिर कुछ फैक्ट्स लिख लेना जो भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, जो भी बेसिक वो डायग्राम्स हुए या कुछ भी हुआ। सो मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको इसमें ये बताऊँ कि कैसे हमें वो बनाने हैं, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ मेड मॉडल आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सब लोग ना UPSC को बहुत हार्ड समझते हैं कि UPSC बहुत हार्ड। देखो, हार्ड नहीं है, चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है इसलिए क्योंकि इनॉर्मस बहुत है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ये। बट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये कुछ नहीं है। जैसे आपने CBSE या किसी भी अदर बोर्ड, आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, उसमें हम क्या करते थे कि हमें पता था कि ये 5-6 क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं, तो हम उनके लिए एक आंसर प्रिपेयर कर लेते थे 1 रात पहले, 2 रात पहले, और जाके हम उसको बस उसकी हम क्या कहते हैं, बस जाके हम उसको लिख कर आ जाते थे, और इससे हमें नंबर मिल जाते थे, हम पास हो गए। यही एग्जैक्टली आपको ये करना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। अगर आप टॉपिक देखें, QR का टॉपिक इन पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी, तो उस पर 4-5 बार क्वेश्चन आया है पिछले कई सालों में, और वो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आया कि QR क्या है, व्हाट इज़ QR, बेसिक चीज़ें, QR क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या है QR का। एंड द सेकंड थर्ड थीम इज़ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ QR। तो अब ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये क्वेश्चन एक है जो बार बार रिपीट हो रहा है इसमें पर्सपेक्टिव में। तो आप खुद से बैठ के अपने नोट्स बनाने हैं, अपने पढ़ना है, आपने कहीं से कुछ भी करा, जैसा कि मैंने पहले बताया अपने वीडियो में कि यहाँ पे मैं वो पॉइंट बोल रहा हूँ कि मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो है इंटरनलाइजेशन। तो आपने जब इसको पढ़ के एक बार आपने अपने सारे नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज कर लिया है, ट्राई टू राइट अ आंसर, और जब आप 1 आंसर 2 आंसर लिख लो, तो उसके बाद आपका एक मॉडल आंसर बन जाएगा। कीप इट। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप QR को रिवाइज़ करने बैठो, तो आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से नोट्स वगैरह को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी योर मॉडल आंसर। अब इसमें आप ये सोचो कि अगर आप इफ़ यू आर लकी और क्वेश्चन आता है QR एंड इट इज़ ऑफ 20 मार्क, सोचिए आपके पास रेडी मटेरियल है, आप उसको 15-16 मिनट्स के बजाय जल्दी भी लिख देंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आप एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि मॉडल आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सेल्फ मेड होने चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है स्पेसिफिकली कि दे शुड बी सेल्फ मेड। तो दैट इज़ what is important. Fifth point is brainstorming exercise. This is must, very 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 must. मैं और ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता इसके इम्पोर्टेंस को। जब भी आप इसको इसको आप ट्रीट दिस एक्सरसाइज एज पास टाइम पास नहीं बोलूँगा, पास टाइम एक्सरसाइज बोलूँगा। बिकॉज जैसे भी आप पढ़ रहे हो, आप थक गए, आप बैठे हुए, आप कोई भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लो, डोंट राइट दोज आंसर्स इन पेज की पहले इंट्रो लिखूंगा, फिर बॉडी लिखूंगा, कंक्लूजन, नो, डोंट डू इट। बैठ के सिर्फ एक पॉइंट को, ये पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ, कुछ भी उसको कोशिश करो कि आप उसमें पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो कि नहीं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत काम आती है आपके, बिलीव मी। ये जो है, ये चीज़ करना, ये आपको क्रिएटिविटी देगी, ये आपको क्रिएटिव करेगी। आप कुछ मत करो, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो भी पर्टिकुलर कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है,
अब आप ये सोचो कि आपने जो पिछले 2-3 दिन में करंट अफेयर्स पढ़ी हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसमें से कोई चीज़ आपने निकाल के रखी थी जिसको मैं डायरेक्टली करंट अफेयर के इस क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज के इस क्वेश्चन में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ कि नहीं। अगर आप ये करोगे, बिलीव मी, आपका आप और इस चीज़ की जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप इसको एक्चुअल पेपर में रेप्लिकेट कर पाओगे। तो आपको खाली बैठ के भी करना है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फिर जब आपके पास वो चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, डाटा और फैक्ट्स और फिगर, तो उनको आप जो भी आप आपने जो टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करते हैं आंसर राइटिंग के लिए, जो भी आप डेली आंसर प्रैक्टिस जो भी करते हैं, ट्राई टू इनकलकेट दोज स्पेसिफिक पॉइंट्स और दैट डाटा दैट यू हैव गैदर्ड इन दोज आंसर्स। तो इन वाइल आंसर डूइंग द आंसर राइटिंग, तो इससे क्या होगा कि आपके एक्चुअल पेपर की ना क्वालिटी आंसर की और बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड द सिक्स्थ थिंग इज अगेन आंसर राइटिंग, यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, डू योर आंसर राइटिंग डिलीजेंटली, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, जो मैं पहले भी बता रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है आपको। आप टीचर्स इवैल्यूएट करेंगे, उनका अपना अलग वे होता है, बट आपको अपना भी तो इवैल्यूएशन करना है ना। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया, मान लीजिए कि यू आर स्टडिंग एंड यू प्रिपेयर समथिंग फॉर लाइक एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। आपने इसके पास 20 पॉइंट्स आपके पास इस पर जनरेटेड थे पहले से। जब आपने आंसर लिखा, सो आपने मान लीजिए आपने 14 पॉइंट्स लिखे, आप 6 पॉइंट्स भूल गए, ठीक है। टीचर्स तो उसको अलग तरीके से करेंगे या कैसे भी इवैल्यूएट करेंगे, पर आपको पता है ना कि आपने 6 पॉइंट्स मिस कर दिए जो आपको पता थे। या फिर मे बी मान लीजिए आप यहाँ पर यू कुड हैव यूज्ड अ डायग्राम, बट इन दैट मोमेंट यू डिडेंट ड्रॉ एनी डायग्राम। सो ये भी आपको पता है। तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन आप जितना करोगे ना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या कहाँ लैग कर रही हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मॉनिटरेबल मेजर्स जो आप ले सकते हो रोज़ाना। अगर आप इन सब चीज़ को इनकलकेट करोगे, जो भी मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो भी चीज़ों को मैंने बताया, आप इसको इनकलकेट करोगे, तो PYQs को तो आप अपने बिल्कुल बगल में रखिए। जहाँ भी आप पढ़ते हैं ना, PYQs आपको रोज़ देखने, इतनी बार देखने कि वो आपके दिमाग में छप जाए। कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक टॉपिक है पेपर 2 में दैट रिलेटेड टू इंडियन ओशन रीजन, तो उस इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं और वो किस किस तरीके के हैं, कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन फॉर इंडिया, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ IOR इन इंडो पैसिफिक। सो ये थीम्स आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, जिससे कि आपका दिमाग उस चीज़ पे सोच सके। और प्रो टिप अगर मैं आपको कोई प्रो टिप दे सकूँ, तो सबसे बड़ी बात ये कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आप मॉडल आंसर बनाते हो, या फिर आपको सिलेबस याद है अपना पूरा का पूरा, ठीक है, अगर आप ये सब करते हो तो होता क्या है कि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठते हो, एंड इफ़ यू एनकाउंटर एनी क्वेश्चन दैट देर इज़ नो पर्टिकुलर कंटेंट और स्पेसिफिक कंटेंट इन योर माइंड टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन जनरेट very specific and generic points, keeping those things in mind। कि अच्छा मैंने IOR पे कोई क्वेश्चन आया, बट मैंने उसके ऊपर मैंने ये चीज़ें लिखी थी, या फिर मेरे ये पॉइंट थे कि इंडिया के लिए क्या रेलिवेंस है, वर्ल्ड ट्रेड के लिए क्या रेलिवेंस है, रिसोर्स एक्सप्लोटेशन के लिए क्या रेलिवेंस है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को लेके क्या रेलिवेंस है। तो अगर आपको वो चीज़ें पता होंगी ना, तो आप एक ऐसे उन पॉइंट्स को यूज़ करके, यूजिंग एज अ ब्लूप्रिंट, आप दूसरे आंसर भी लिख सकते हो। तो इससे भी आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा। सो दिस इज़ आई थिंक दिस कंक्लूड्स माई सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। सो thank you all, and as I requested in the first video, प्लीज़ ट्राई टू कमेंट ऑन माई वीडियो कि मैं किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बना के दूँ, स्पेसिफिकली विद जोग्राफी ऑप्शनल, बिकॉज वॉट आई फेल्ट इज़ कि ऑन यूट्यूब ऑल्सो कि देर इज़ अ लॉट ऑफ गाइडेंस, बट जोग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड गाइडेंस इज़ वेरी लेस, और लोगों को पता नहीं है, और लोग बताते भी नहीं हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस वही है कि बड़ी बातें नहीं करनी है कि ये कर लो, वो कर लो, 10 तरीके की बुक बता देना, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल है कि आंसर राइटिंग में आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही मेरा मेन पॉइंट हमेशा रहता है कि यूपीएससी में मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, सब चीज़ एक तरफ, इम्पॉर्टेंट ये है दैट देयर इज़ अ एग्ज़ाम, there is a question paper, and you have to attempt those questions and make sure that you get maximum marks in those questions in comparison to the others. So this is what your strategy should look like, कि आप जो भी कर रहे हैं, whatever your strategy is,
that should be diverted towards this goal to get more marks, not to get read more. See, sorry मैं out of the bounds जाके बता रहा हूँ, बट कि अगर आप दो कैंडिडेट्स को बिठाएं, एक जिसके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक जिसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस उसके पास एक पहले से एक मतलब प्रिपेयर्ड एक ब्लूप्रिंट है और एक मॉडल आंसर है, ठीक है, और आप उनसे बोलते हो कि आप करो, तो जो आई एम डैम श्योर कि जो ये बंदा होगा पहला वाला, जो उसको सिर्फ कोई पता नहीं है ज्योग्राफी कंसेप्ट के बारे में, उसने सिर्फ रट रखा है और वो उस चीज़ को लिख देगा, और एक जिसने क्लैरिटी से लिखा है बट उसके पास वो फैक्ट नहीं है, एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट नहीं है, दोनों अपनी अपने लेवल पे सफ़र करेंगे। लेकिन अगर हम आंसर में देखें तो जो क्लैरिटी वाला है वो उसको कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो फैक्ट कम लिखेगा, वो स्पेसिफिक कंटेंट ज़्यादा लिखेगा, वो समझाने पे ज़्यादा जोर देगा, और ये इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो बस उसको लिख देगा, ठीक है। तो यूपीएससी को भी इससे मतलब नहीं है कि कितनी क्लैरिटी कितनी नहीं। हाँ, आप एनालिसिस करते हो, वो एनालिसिस दिखती है, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉपिंग अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो वहाँ उतना रेलिवेंस है नहीं है। बट अब जो जियोमॉर्फोलॉजी में अगर आप लिख रहे हो नेपीज़ के बारे में या फिर आप टोम्बोलोस के बारे में लिख रहे हो, देयर इज़ नो ज़्यादा एनालिसिस का कोई एनालिसिस करने का कोई स्कोप नहीं है। सो उससे बचने के लिए यू शुड प्रिपेयर एवरीथिंग पेपर में जाने से पहले, और इसी की प्रैक्टिस करनी होती है। सो विद दीज वर्ड्स आई थिंक आई शुड स्टॉप फॉर नाउ, सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।